तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर इसने डलहौजी ने वैगपत के सिद्धांत के अंतर्गत इसने जो है ये इन राज्यों पर जो है 6-7 इसके जो है 7-8 राज्यों पर इसने 1848 से लेकर के 1856 कुल 8 वर्षों का शासन होता है। इस 8 वर्षों के अंतर्गत इसने ये 7 राज्य हैं और 8वां राज्य आपने अभी भी देखा कि पंजाब राज्य को उसने अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसने 8 वर्ष के शासनकाल में 8 राज्यों का जो है विलय कर लिया था। ठीक है, तो ये डलहौजी के बारे में कहा जाता है इसने, डलहौजी के बारे में। इसके बाद देखिए, इसके बाद किसी जो है ये जब भारत पर जो लगभग संपूर्ण जो महत्वपूर्ण उस समय के जो रियासत थे उन सभी रियासतों पर अधिकार करने के बाद जो है इसने भारत के जो पड़ोसी इलाके हैं इस पर भी इसने अपना अभियान करना शुरू कर दिया था, उसको भी अपने साम्राज्य के भीतर मिलाने की कोशिश कर ली थी। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इसने किन किन जो पड़ोसी देश थे भारत के उस पर अधिकार कर लिया था। पड़ोसी देश के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतने ज़्यादा पूछने नहीं है। अब नेपाल पर इसने अभियान किया था, तो नेपाल के क्यों किया था, इसके परिणाम क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग शॉर्ट के रूप में पढ़ेंगे, इतना पूछता भी नहीं है बहुत सारा डिटेल से। हम सीधे ये याद रखेंगे कि नेपाल का जो विलय हुआ था इसके लिए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। इसे 1814 से 16 के बीच में ये लड़ा गया था, 1814 से 16 के बीच में। इस आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद जो है ये सुगौली की संधि हुई थी। इस संधि के बाद जो है इस युद्ध का अंत हो गया था, सुगौली की संधि के तहत इस युद्ध का अंत हो गया था आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद। ठीक है, इस सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिशों को ये शिमला, सिक्किम जिसमें दार्जिलिंग भी था, गंडकी और करनाल की घाटी, गढ़वाल और कुमायूं का जो है उत्तराखंड का जो क्षेत्र है ये इससे छीन लिए गए थे। अब इसको थोड़ा बहुत देखिए, अब कारण कहा जाता है कि सिक्किम में दो अंग्रेज डॉक्टर जो थे उस समय के, ये किसी कारण से यहाँ पर गए थे, 2 अंग्रेज डॉक्टर गए थे इस समय सिक्किम। तो अंग्रेजों ने कहा था कि इस डॉक्टरों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया था सिक्किम में। इन्हीं दुर्व्यवहार के कारण जो है इसने युद्ध आक्रमण कर दिया इस पर। अब ये कोई कारण तो है नहीं, सीधे सीधे दिखता है कि महत्वाकांक्षा इस पर जो है अंग्रेजों की जो है विजय अभियान की महत्वाकांक्षा थी। ये इतने सारे राज्य जीत चुके थे कि अब इन्हें छोटे मोटे जो राज्य हैं इन्हें जो है क्या कर रहा था, छोटे मोटे राज्य इनके लिए कम महत्व के थे। दूसरा, ये जो आप देख सकते हैं सारे हिल स्टेशन है, इन पर इनका नज़र था। तो यही सब वो कारण थे। ये 2 अंग्रेजों के साथ डॉक्टर के साथ जो है इसका कारण बताया गया कि इसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया इसलिए हमने आक्रमण किया, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इसका कारण था। इसका कारण कुछ और था, इसके तो साम्राज्य विस्तार की मंशा थी। दूसरा, इन जो इसके जो है ये सभी हिल स्टेशन है आप देख चुके हैं, तो यही हिल स्टेशन था जिस पर कब्जा करने पर उसका नज़र था, इसी कारण से इस पर आक्रमण किया था। इस युद्ध के परिणाम क्या निकले थे, सुगौली की संधि हुई थी और ये सभी हिल स्टेशन जो है इनके अधीन चला गया था। भारत के इतिहास में कहा जाता है कि सुगौली संधि वर्तमान में भी जीवित है। वर्तमान में भी भारत सरकार और नेपाल की सरकार इस संधि को पालन किया करती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसी संधि के तहत यह भी तय हुआ था कि भारत सरकार यानी कि उस समय की ब्रिटिश सरकार गोरखाओं को जो है अपनी सेना में भर्ती करेगा। ठीक है, इसी संधि से है। अब ये संधि आप देख चुके हैं कि भारत जो अभी भी भारत की जो सेना है उसमें एक गोरखा रेजिडेंट रखा जाता है, ब्रिटिश रेजिडेंट जो है गोरखा रेजिडेंट के रूप में रखा जाता है। तो कहा जाता है कि ये सुगौली की संधि जो है आज भी जीवित है, आज भी दोनों सरकार इसे मानती है। इसके बाद सिंध की विजय 1843 में आप देख चुके हैं कि एंग्लो सिख युद्ध के बाद जो है तुरंत जो है सिंध पर भी 1843 में लड़ाई से अटमियानी की लड़ाई हुई थी। ये आप याद रखिएगा कब हुआ था, और इस लड़ाई के बाद जो है सिंध का विलय कर लिया गया था। तो एक ही लाइन में बस इतना ही याद रखना है, क्यों हुआ था क्यों हुआ था ये याद नहीं रखनी, आप याद रखना ही करना है। तो इसका कारण तो देखिए, पहले ऊपर के जो कारण है ये तो कारण है ही, साम्राज्य विजय के कारण था। दूसरा, इसने पंजाब को विजय कर ही लिया था। दूसरा, यहाँ पर जो है बंदरगाह थे इसके, सिंध बंदरगाह जो है नीचे कराची बंदरगाह है, इस पर कब्जा करना चाहता था अंग्रेज। सिंध का एक बंदरगाह था, आप नीचे देखेंगे कराची बंदरगाह है। ठीक है, आप मैप देखिएगा अरब सागर के तट पर, इस बंदरगाह पर वो कब्जा करना चाहता था। तो बहुत सारे राजनीतिक कारण तो थे ही, लेकिन यहाँ पर एक आर्थिक कारण भी था। इन्हीं कारणों से सिंध पर उसने आक्रमण किया और आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस आक्रमण के क्रम में मियानी की लड़ाई हुई थी 1843 ईस्वी में। इस लड़ाई के बाद जो है 1843 ईस्वी में सिंध का भी विलय कर लिया जाता है। तो बस एक लाइन में आपको याद रखना है,
नेपाल पर क्यों आक्रमण किया था? तो कहा जाता है कि अंग्रेजों सिक्किम में अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था इसलिए, और यहाँ पर जो है कराची बंदरगाह पर आक्रमण के लिए इसने किया था। बर्मा पर उसने क्यों आक्रमण किया था? बर्मा पर जो है वहाँ पर जो म्यांमार के जो बंदरगाह है वहाँ पर, और दूसरा कहा जा रहा था कि भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से विदेशी आगमन के खतरे मंडरा रहे थे, और दूसरा उस समय बर्मा के जो शासक थे वो भी कुछ उपद्रव कर रहे थे। तो यही सब वो कारण थे उस समय जिसके कारण बर्मा पर उसने आक्रमण किया था। आंग्ल बर्मा के बीच 3 युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ने हैं, बस ये याद रखना है कि आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, उसके बाद ये युद्ध शांत कैसे हुआ था, मतलब उसकी संधि क्या थी, उस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी जिसके बाद ये युद्ध का अंत हो गया था। तो बस इतना ही याद रखना है एक लाइन में, और कारण तो वही है इसकी साम्राज्य विजय की महत्वाकांक्षा। तो देखिए, पहला जो आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाता है 1824 से 26 ईस्वी के बीच होता है। इस युद्ध के बाद जो है 1826 में यांडवों की संधि होती है, और इस संधि के बाद जो है ये युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। इस युद्ध के बाद जो है बर्मा ने असम का जो इलाका है, मणिपुर का इलाका और अराकान वाला जो इलाका है ये अंग्रेजों को सौंप देता है। इसी के बाद इस युद्ध का अंत हो जाता है। तो इस युद्ध के यही वो परिणाम है, आंग्ल बर्मा युद्ध के परिणाम तो है यही है, और कारण क्या थे? तो अंग्रेजों की साम्राज्य विजय की महत्वाकांक्षा। ठीक है, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध क्या कारण है, कब हुआ था? 1852 से 53 के बीच में हुआ था, और इस युद्ध के बाद जो है पेगु की संधि हुई थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो है अंग्रेजों ने बर्मा के जो निचले हिस्से थे, जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ था जो इलाका था, जो बंदरगाह वाला इलाका था, यहाँ पर इसने क्या किया? आक्रमण करके इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये इस युद्ध के परिणाम थे। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से लेकर के 1886 ईस्वी तक लड़ा जाता है। इस युद्ध के बाद जो है संपूर्ण बर्मा को जो है भारत में मिला लिया जाता है, और बर्मा को संपूर्ण भारत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद जो है आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब पारित होता है तो फिर इसे भारत से अलग करने की मांग की जाती है, भारत से अलग कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अब तक 1885-86 में इस युद्ध के बाद बर्मा का विजय कर लिया जाता है, लेकिन 1935 के एक्ट के बाद, यानी कि कम से कम 50 साल है, एग्जैक्ट 50 साल है यहाँ पर, 50 वर्ष बाद जो है इसे फिर से भारत से अलग कर दिया जाता है, बर्मा को स्वतंत्रता दे दी जाती है, फिर है 50 वर्ष बाद इसे अलग कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बर्मा को भी देखा। ठीक है, इसके बाद बचता है अफगानिस्तान का एक इलाका है, जिसे अफगानिस्तान के संपूर्ण अफगानिस्तान का विलय नहीं करता, बल्कि उसमें से बलूचिस्तान का जो इलाका था उसको अपने साम्राज्य में मिला लाता है। तो आंग्ल अफगान युद्ध जो है, देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1838 से 1843 के बीच लड़ा जाता है। इसके कारण वही है साम्राज्य विस्तार, और दूसरा जो पश्चिमी सीमा है यहाँ से रशियन आक्रमण का भय रहता है। दूसरा यहाँ पर इसका जो है एक आप याद रखिएगा, साम्राज्य विस्तार इसका कारण है, साम्राज्य विस्तार तो चाहता ही चाहता है, और दूसरा इस समय रूस आक्रमण का खतरा भी इस पर मंडराता रहता है, रूस आक्रमण का भय था। यही 2 कारण था जिसकी वजह से उसने अफगानिस्तान के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो देखिए ये जो था पहला अफगान युद्ध 1838 से 43 के बीच हुआ था, दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में। इस अफगान युद्ध के बाद कोई संधि नहीं हुई थी, ये युद्ध वैसे ही अनिर्णायक था और वैसे ही समाप्त हो गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत ही संपत्ति की नाश हुई थी, इस युद्ध में अंग्रेजों को ही नाश हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों को नुकसान हुआ था, भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई संधि नहीं हुई थी। लेकिन दूसरी युद्ध जो हुई थी इसमें अफगानों की हार हुई थी, इसमें इसके बाद गंडमक की संधि हुई थी 1879 में। तो ये आप याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद ये गंडमक की संधि हुई थी 1879 ईस्वी में। इसके बाद बोलन दर्रे का जो क्षेत्र है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है, ये अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919 ईस्वी में हुआ था। आप देख सकते हैं ये कितने दिनों बाद है। ये अफगानिस्तान को स्वतंत्रता देने के लिए की गई थी, एक संधि हुई थी। इसके बाद एक रावलपिंडी की संधि हुई थी 1919 ईस्वी में। तो ये संधि थी, अफगानिस्तान को खुला छोड़ दिया गया था, आज़ाद कर दिया गया था। तो इस तरह से हमने देखा कि उसका साम्राज्य विस्तार जो था, अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार, सबसे पहले भारत के तटवर्ती इलाके हैं वहाँ के बंदरगाहों पर उसने शुरुआती तौर पर अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। स्थापित करके कुछ दिनों तक शासन करने के बाद वो भारत के जो है जो इलाके हैं
वहाँ पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, आर्थिक गतिविधि चलाता है। फिर जब यहाँ की शासक की जो कमजोरी को जान जाता है तो उसके कमजोरी के बाद उसके शासन में धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। हस्तक्षेप के बाद जब भारत की कमजोरियों को जान लेता है तब तक वो अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा होता है पीछे से। विस्तार करने के बाद जब दोनों वो उचित समय आता है तब फिर ये विजय अभियान चलाता है। फिर उसके बाद देखना एक एक के बाद जो कर्नाटक में जीता, फिर बंगाल में जीता, बंगाल के बाद फिर से हैदराबाद गया, मैसूर को जीता। उसके बाद हमने देखा कि मराठों को हराया, मराठों को हराने के बाद उसने सिखों को हराया, सिखों को हराने के बाद उसने देखा कि बगल में जो सिंध था उस इलाकों को जीता। उसके बाद वो विदेशी शासक जो थे, नेपाल को जीता, बर्मा को जीता, अब अफगानिस्तान को जीता। इस तरह से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है एक छत्र राज्य उसने कायम कर लिया। अब पूरे भारत में उसने साम्राज्य कर लिया, स्थापित कर लिया। अब उसका जो है 1857 आ जाता है, क्योंकि आप देख चुके हैं ये 1843 ईस्वी तक वो साम्राज्य विस्तार करता है। अब इन्हीं जो है कारणों की वजह से जो साम्राज्य में जो है महत्व जो है समाज के सभी अंग, एक तो राजा का जो था सभी रियासतों का जो है राज्य हड़प लिया, तो राजा असंतुष्ट हो गया, राजा असंतुष्ट हो गया। दूसरा, राजा जब तक था तो राजा के क्षेत्र में काम करने वाले जो थे, इसके दरबार में काम करने वाले जो सैनिक वगैरह थे, अब ये सब बेरोजगार हो गए, अब ये भी असंतुष्ट हो गए। उसके बाद इसके बाद देखिए आम जनता, अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत के जो देशी रियासत के जो शासक थे, इसके कारण में आम जनता खुश बहाल थी, थोड़ी बहुत तो खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि देखिए ये जितने भी राजा थे, ये बड़े बड़े जो केंद्रीय सत्ता थी, मुगल सत्ता या दिल्ली सल्तनत, उसकी सुख सुविधाओं का नकल करता था। ये लोग बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, तो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के कारण जो है ये अपनी मांग बहुत रखता था। इसे बहुत सारे मांग थे जो है ऐशो आराम की चीजें, फर्नीचर वगैरह, कपड़े, अस्त्र शस्त्र, इन सभी चीजों की मांग के लिए भारत में हस्तशिल्प उद्योग जो है बड़े डेवलप थे। तो हस्तशिल्प उद्योग के कारण समाज के हर क्षेत्र में जो है बहुत सारे व्यवसायी वर्ग का उदय हो गया था, उनकी रोजी रोटी चल रही थी। लेकिन इन राजाओं के नाश होने के कारण ये अब आम जनता भी असंतुष्ट हो गई थी। उसके बाद आम जनता तो हो गई। उसके बाद जो धार्मिक जो गतिविधि चलाया था, क्योंकि ये अभी इतने साम्राज्य जीत लिए थे, तो इसने धार्मिक क्षेत्र को भी इसने प्रभावित करना धार्मिक रूप से भी। अब धार्मिक रूप से आम जनता को तो आज किया ही, भारत के भीतरी भागों में जो है जनजातीय इलाके, वहां पर जाके इसको भी परेशान करना शुरू कर दिया था। अब ये भी असंतुष्ट और ये भी असंतुष्ट, तो इतनी सारी असंतुष्टि की जब होगी समाज में तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? इसी का परिणाम होगा विद्रोह शुरू हो जाएंगे। तो 1857 ईस्वी से पहले भारत में बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हो गए थे। इस विद्रोह को हमने छोटे से एक पीछे दिखाया भी था, लेकिन हम फिर से इसकी चर्चा करेंगे। और इसी विद्रोह का जो एक महाभयंकर विद्रोह हुआ था वो 1857 का विद्रोह हुआ था। तो अभी जो इसने साम्राज्य विस्तार किया था, इससे जो असंतोष उत्पन्न हुआ था, यही कारण है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। तो हम अब देख चुके हैं कि इसका जो परिणाम हुआ वो उसका विद्रोह का कारण बना। तो यही मॉडर्न इतिहास है, यही आधुनिक भारत है। हम जो अब आज पढ़ रहे हैं ये एक घटना है, इसके कारण जो है ये किसी दूसरे का परिणाम था और इसका जो परिणाम होगा किसी दूसरे का कारण होगा। अब तक हम देख चुके हैं कि ये साम्राज्य विस्तार किसके कारण से हुआ था? पिछली मुगल काल की कमजोरियों की वजह से, क्योंकि मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी तो साम्राज्य विस्तार कर लिया उसने। साम्राज्य विस्तार कर लिया तो इसके क्या परिणाम निकले? तो परिणाम ये सारे असंतुष्टि आई सामने। अब इस संतुष्टि की वजह से क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ। फिर विद्रोह के क्या परिणाम हुए? तो विद्रोह के ये परिणाम होंगे कि देखेंगे प्रशासन में बहुत सारे हस्तक्षेप करेगा, उसने प्रशासन में सुधार करेगा। भारत का जो शासन था अब वो ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला जाएगा। तो ये सभी देखते हैं, एक का कारण दूसरे का परिणाम, दूसरे का कारण। आप इस तरीके से जो चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। और एक बार यदि आपने ज़िंदगी में पढ़ लिया तो फिर आपको आधुनिक भारत को दोबारा पढ़ने की, क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर। आप केवल आप रिवीजन करते रहें ताकि फैक्ट जो है, उसकी तिथियाँ जो है आपको याद रहे, लेकिन कहानी के तौर पर आपको ऐसी याद हो जाएगी कि ज़िंदगी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल दोस्तों हम लोग अब अपने क्लास को समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले आपको बता दूं
कि आज से रिलेटेड यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।